वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इंटरमीडिएट यूपी स्कॉलरशिप की, क्योंकि मोबाइल नंबर का एरर सभी क्लासों में आ रहा है और मोबाइल नंबर एरर को लेकर लेकर के लगभग तीसरी चौथी वीडियो मेरी है यूपी स्कॉलरशिप पे। तो हम क्या करते हैं कि कस्टमर का पहले से फॉर्म खराब हो चुका है। अब हम उसका नया नंबर से रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके आधार में जो मोबाइल नंबर लगा हुआ है वो डिफरेंट है। तो हम देखिए कैसे इसे फाइनल सबमिट करके और प्रिंट हम प्राप्त करेंगे। तो आपको अपने कंप्यूटर में कोई भी एक वेब ब्राउजर ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम को ओपन करता हूं और ऊपर मैंने स्कॉलरशिप लिख के सर्च कर दिया और आपके सामने स्कॉलरशिप का पहला पेज खुल करके आ जाएगा और आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो नेट की कनेक्टिविटी आपकी बेहतर होगी तो अच्छा चलेगा और रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये जो कैंडिडेट है वो अल्पसंख्यक के दायरे में आते हैं। तो मैं पोस्ट इंटरमीडिएट, मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश पर क्लिक करूंगा। इसमें रजिस्ट्रेशन करते समय इसमें कुछ हिंदू धर्म के लोग इसमें अलग रहते हैं, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा अभी हाथों हाथी। मैं यहाँ जिला सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर उनका स्कूल जहाँ पर वो पढ़ रहे हैं उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर अल्पसंख्यक वर्ग रहेगा और अल्पसंख्यक वर्ग के बाद ये पेज फिर से रिलोड होता है। उसके बाद धर्म आप देख सकते हैं 3-4 धर्म या 5-6 धर्म यहाँ पर आ रहे हैं। तो उसके बाद अपना जो भी धर्म है कैंडिडेट का सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर छात्रा का नाम यहाँ पर डाल देते हैं, इधर उनका मोबाइल नंबर रहेगा। तो आप यहाँ मैं मोबाइल नंबर एंटर कर रहा हूँ। मोबाइल नंबर एंटर करते समय आप देखना कि जो मैंने मोबाइल नंबर दिया है वह, और जब डिजी लॉकर से वेरीफाई होगा या आधार का ओटीपी जाएगा तो वो दोनों डिफरेंट होंगे। आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। मैं लास्ट के 4 डिजिट में नंबर के छोड़ दूंगा। उसके बाद उन्होंने किस डेट को हाई स्कूल किया है वह सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर हाई स्कूल बोर्ड आपका रहेगा, किस बोर्ड से उन्होंने हाई स्कूल किया है तो वो बोर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर से यहाँ पर हाई स्कूल बोर्ड का अनुक्रमांक आपको दूसरे कॉलम में यहाँ पर 2 दिए हैं, उसमें लास्ट वाले में आपको एंटर कर देना है। नीचे आपको पासवर्ड में आप अपने नेम का पहला अक्षर बड़ा रखें, बाकी छोटा रखें और @ 1 2 3 या हैज स्टार ये भी कोई मार्क लगा करके आप कर सकते हैं। कम से कम 5 से 12 कैरेक्टर के बीच का आपका पासवर्ड होना चाहिए। 6 से नीचे लिखा है अंकों में 6 से 12 कैरेक्टर का पासवर्ड आपका होना चाहिए। आप इसके अनुसार अपना पासवर्ड रख सकते हैं। तो पासवर्ड मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं कन्फर्म पासवर्ड करूंगा और यहाँ पर कैप्चा एंटर करने के बाद और नीचे फिर सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करके जनरेट ओटीपी मैं प्राप्त कर लेता हूँ। तो ओटीपी मैंने प्राप्त कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि ओटीपी चला गया है स्टूडेंट के पास और वहां से मोबाइल नंबर प्राप्त करके मोबाइल नंबर पे प्राप्त ओटीपी को यहाँ पर एंटर करके और कैप्चा डाल करके हम सबमिट करेंगे। तो ओटीपी प्राप्त हो चुका है, यहाँ पर हम डाल लेते हैं और ओटीपी एक बार सही डालने के बाद आपको सबमिट एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो देखिए ये नहीं हो रहा है रजिस्ट्रेशन। कभी कभी होता क्या है कि ओटीपी रॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। तो फिलहाल को हमने सबमिट कर दिया है और प्रोसेस हो रहा है। ओटीपी हमारा सही होगा तो ये सबमिट होकर के आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो स्लिप हमारी जनरेट हो चुकी है और हमारा ओटीपी सही था। तारीख देख सकते हैं 5 तारीख है और अभी हम कर रहे हैं डेट दोबारा से बढ़ चुकी है। पहले नहीं खुल रहा था, इससे पहले डेट एक्सपायर दिखा रहा था, तो डेट बढ़ चुकी है और 5 तारीख को हम इसका स्लिप जनरेट किए। यहाँ से हम प्रिंट आउट निकाल करके सेव कर सकते हैं और उसके बाद सेव करने के बाद हम इस पर पासवर्ड लिख के देते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन हमें हाथ से लिखनी होती है, क्योंकि इसमें मोबाइल नंबर हाफ रह गया, बिना मोबाइल नंबर के लॉगिन नहीं होता है। पासवर्ड जो भी है हम उस पर लिख करके कस्टमर को दे देते हैं। तो चलिए हम आगे को नेक्स्ट करके और अपना फिर से लॉगिन कर लेते हैं। तो हमने यूपी स्कॉलरशिप का फिर से पेज खोल लिया है। पेज खोलने का होम पेज पर आ गए, नीचे फ्रेश लॉगिन और इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करके यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है चाहो तो आप वहां से पेस्ट करके कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो या फिर आप खुद से टाइप भी कर सकते हो। अभी मैं आपको बता रहा था कि हम स्लिप पर जो लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर मांग रहा है, ऊपर रहता है उसमें शॉर्ट मोबाइल नंबर रहता है, तो हम इसलिए प्रिंट आउट निकाल करके स्लिप पे सारी चीजें लिख देते हैं और कस्टमर को देते हैं ताकि अगले साल को भी वो किसी और से भी ऑनलाइन करा सकता है या आपके पास भी करा सकता है। तो यहाँ पर हम कस्टमर से मोबाइल नंबर पूछ करके या जो हमने लिखा है उसे यहाँ पर टाइप करके आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड में पासवर्ड डाल देना है और पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा एंटर करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे और आप सारी जानकारी सही लिखेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। देखिए ऊपर से प्रोसेस हो रहा है
और लगता है कि लॉगिन हो गया। ऊपर का जो यूआरएल है उससे पता चल जाता है कि लॉगिन हुआ है या नहीं है। तो लॉगिन हो चुका है। सबसे पहला ऑप्शन रजिस्ट्रेशन, दूसरा रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट, तीसरा है डिजी लॉकर से सत्यापन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, केवल नाम आ रहा है, ना तो पिता का नाम आ रहा है, ना छात्रा का नाम आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। तो हम जाएंगे डिजी लॉकर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डिजी लॉकर का पेज हमारे सामने आ चुका है। तो क्लिक हेयर पर फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन, क्लिक हेयर पर क्लिक करके हम जो है नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर यूपी स्कॉलरशिप और मोबाइल नंबर आपका ऑटोमेटिक आया है। नीचे कैप्चा डाल करके आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कैप्चा डाल करके जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओटीपी एंटर के लिए सेकंड पेज खुद करके आ जाएगा। आप इतने ओटीपी प्राप्त नहीं हो रहा है, इतने आप यहाँ पर कैप्चा एंटर कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा टाइम बच जाता है। तो जैसे ही कस्टमर के पास ओटीपी प्राप्त होगा हम तुरंत से यहाँ पर एंटर कर देंगे। कभी कभी ओटीपी एकदम से प्राप्त हो जाता है, कभी कभी टाइम भी लग जाता है। तो ये ओटीपी जो जनरेट हुआ है वो यूपी स्कॉलरशिप का है, अभी आधार का नहीं है। जैसे आप ओटीपी एंटर करेंगे और जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपसे कंफर्म के लिए कहेगा। तो आप देखिए डिजी लॉकर के होम पेज पर आ चुके हैं और यहाँ पर आने के बाद अगर आपका नया है तो साइन अप करें, अगर आपका पुराना है तो आप आधार और यूजर पर क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं और आपको यहाँ पर आधार नंबर एंटर कर देना है। जैसे आप आधार नंबर एंटर करेंगे, यहाँ से जो ओटीपी जनरेट होगा यह उस नंबर पे होगा जो आधार में लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो नंबर है लास्ट में 0979 आ रहा है और वहां पर लगभग 46 आ रहा है लास्ट में, तो दोनों नंबर डिफरेंट है और यहाँ पर ओटीपी आ चुका है। ओटीपी एंटर करके हम सबमिट कर देंगे। तो आपको मैंने दिखाया कि दोनों नंबर डिफरेंट है, फिर भी हमारा स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन आसानी से हो रहा है। पर ध्यान रहे जिससे आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो नंबर पहले से किसी के स्कॉलरशिप में लगा ना हो, जिसकी वजह से दिक्कत आती है। तो यहाँ पर देखिए जो हमने सेट किया है एम पिन वह यहाँ पर डाल देते हैं, या कभी कभी होता है कि सेट करने के लिए ऑटोमेटिक आ जाता है। तो देखिए कस्टमर की इन्फॉर्मेशन खुल चुकी है, अलाउ पर क्लिक करके हम इन्फॉर्मेशन को कंफर्म कर लेंगे। कंफर्म करने के बाद ये सारा डाटा उठा करके डिजी लॉकर से हमारी स्कॉलरशिप का जो पोर्टल है वहां पर मैप कर देगा। और जैसे कि मैंने बताया था कि वहां पर डिटेल खाली आ रही थी, तो सारी डिटेल यहाँ पर शो करने लगेगी। और ये जो डाटा होता है डिजी लॉकर से वेरीफाई, ये सारा आधार कार्ड से मैप होता है। जैसा आधार कार्ड में आपकी डिटेल होती है वहीं से उठा करके ये ले लेता है। तो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। चाहो तो आप वेट कर सकते हो, इधर की साइड में को फोटो आ जाता है, या आपको वेट नहीं करना तो वेरीफाइड डिटेल पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ से ही सीधा पेज जो है नेक्स्ट होकर के आपके स्कॉलरशिप के होम पेज पर सीधा चला जाएगा। पर अगर आप रुक जाएंगे तो यहाँ पर फोटो आराम से आ जाता है। तो कुछ देर मैं पिछली वीडियो में कुछ देर रुका था जिसमें मुझे बहुत टाइम लग गया था, तो अब मैं ना रुक करके सीधा वेरीफाइड डिटेल पर क्लिक कर देता हूँ। इससे जो है हमारा सारा डाटा तुरंत से स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर चला जाता है। देखिए यहाँ पे फोटो की थोड़ी सी छवि आई है, फोटो जनरेट नहीं हुआ है, तो फिर भी हम इसे नेक्स्ट करके आगे चले जाते हैं। तो हम आ गए हैं इसके होम पेज पर। अब आ रहा है छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरें। तो अब से जो है फॉर्म सबमिट के लिए कह रहा है कि आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, केवल आप आवेदन अपनी स्कॉलरशिप को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आवासीय स्थायी पते में आप उनका एड्रेस डालें और पोस्ट ऑफिस और जिला डालें, ज्यादा अच्छा रहता है। एड्रेस पूरा हो जाता है पोस्ट ऑफिस डालने के बाद। उसके बाद यहाँ पर आप पत्र व्यवहार का पता पर टिक कर देंगे तो सेम एड्रेस आपका उधर फिल हो जाएगा। फिर उसके बाद राशन कार्ड में कुछ नहीं रहता है। हाई स्कूल प्राप्तांक जो होते हैं वो आपको एंटर कर लेने हैं, अगर क्योंकि मार्कशीट पे तो होते नहीं है टोटल मार्क, तो आपको कैलकुलेट करके आसानी से आपको इसमें लिख देने हैं। क्योंकि कैलकुलेट करेंगे तो आपका सही रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल से ही उस अंकों को चेक करके आते हैं। तो आप थोड़ा सा सही से करके कैलकुलेट करके यहाँ पर आप अंक लिख सकते हैं। अंक हमने टोटल कर लिए हैं और अंक यहाँ पर लिखते हैं 403, 600 में से उन्हें प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कक्षा 12 के स्टूडेंट है, क्योंकि इन्होंने 11वें में स्कॉलरशिप ऑनलाइन कराया था या नहीं कराया था ये तो पता नहीं, पर ये भूल गए हैं, कह रहे हैं मैंने कराया था। कराया होता तो ये दोबारा रजिस्ट्रेशन शायद नहीं होता, इसका मतलब इन्होंने पिछले साल कराया नहीं था। और उसके बाद यहाँ पर बोर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। बोर्ड सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको बैंक सिलेक्ट कर लेनी है कि आपका जो स्टूडेंट है वो किस बैंक का कस्टमर है। कभी कभी होता क्या है कि बैंक की डिटेल नहीं मांगता है, पर लगभग अब मांगने लगा है नए वाले पोर्टल से, या हो सकता हो कि उस समय सर्वर एरर की वजह से दिखाई नहीं हो, क्योंकि एनपीसीआई से वेरीफाई हो रहा है। तो यहाँ पर हमने उसकी बैंक का नाम सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद उसका जनपद सिलेक्ट कर लेते हैं, किस जनपद में उनका खाता है या जिला। उसके बाद ब्रांच कौन सी है, तो प्रथमा बैंक में कोई सी भी ब्रांच लगभग सिलेक्ट कर लो, आईएफएससी कोड सेम सा ही रहता है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फिर से रिलोड होता है पेज, क्योंकि वो आईएफएससी कोड को जनरेट करके हमारे सामने लाता है।
तो पेज हमारा जनरेट हो चुका है। नीचे हम यहाँ पर छात्रा का बैंक खाते में नाम अंकित, अंकित नाम यहाँ पर लिख लेते हैं। कभी कभी होता क्या है, बैंक खाता समझ करके हम यहाँ खाता नंबर डाल देते हैं और फिर वो फाइनल सबमिट नहीं होता है। जैसे कि अब हम यहाँ पर खाता नंबर, नीचे छात्रा का बैंक खाता और ऊपर छात्रा का नाम जो कि बैंक पासबुक में लिखा है, सेम वही आपको एंटर कर देना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, और उसके बाद IFSC कोड इधर आ रहा है, बैंक खाता संख्या दोबारा डालें, वो भी हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। आवासीय, आवासीय या दिवा छात्र में से आवासीय रहता, दिवा छात्र रहता है। और उसके बाद अनुमोदित नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क, ये आपके स्कूल के अनुसार रहती है। आप अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं, 400, 300, 200, क्योंकि जब आप उसे करेक्शन करा के लाएंगे ना तो वहां पर टीचर्स आपके बता देते हैं कि आपका ये गलत है, इसे सही करा के लाओ, इसलिए आप यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमने वहां से सबमिट कर लिया है। फिर आ गया यहाँ से गत वर्ष का पूर्णांक। तो गत वर्ष में अनुसरण भत्ता छात्रवृत्ति आप 0 लिख सकते हैं, शुल्क में भी 0 लिख सकते हैं। गत वर्ष की कक्षा आप लिख सकते हैं कौन सी क्लास का, क्योंकि अगर हम 12 का कर रहे हैं तो 11 यहाँ पर डलेगा। उसके बाद गत वर्ष पास, पूर्णांक उनका लिख सकते हैं और प्राप्तांक यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये जो मिस्टेक हुई है वो जल्दी की वजह से हुई है, क्योंकि कंफ्यूजन हो गया था। तो यहाँ पर उनका पूर्णांक रहेगा, उधर हम प्राप्तांक लिख लेते हैं और फिर उनके यहाँ पर प्रतिशत, कितने प्रतिशत उनके अंक प्राप्त हुए वो यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद किस स्कूल से उन्होंने 11वां किया है वो यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। उसके बाद गत वर्ष हमारा खाली रह गया, उसे भी हम लिखेंगे, क्योंकि जिस पे रेड मार्क बना है कोई भी कॉलम अगर आपका खाली रह जाता है तो फाइनल सबमिट नहीं होता है, और फाइनल सबमिट नहीं होता है या फिर कभी कभी एरर देके वो पेज बैक हो जाता है। तो ऊपर से खाली रह गया है, हम वहां पर डालेंगे और बाकी से चेक कर लेते हैं हमारा सही से ये फिल हुआ है या नहीं हुआ है। ये प्रोसेस हमें करने से पहले होता क्या है कि हमारे पास कस्टमर आते हैं, उधर को भी देखना पड़ता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा रह जाता है। देखिए हमने जैसा फाइनल सबमिट किया तो वहां पर रेड अलर्ट उन्होंने दिखा दिया कि आप बिना उसके फाइनल सबमिट नहीं कर सकते। तो हम अनुभत्ता में भी 0 लिख लेते हैं और शुल्क 19 का ख में भी 0 लिख लेते हैं। उधर 11 लिख के कक्षा 11 और कैप्चा डाल करके मैं प्रमाणित करती हूँ पर क्लिक करके और सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप करेंगे तो आपकी डिटेल अगर सही से फिल होगी ना तो ये आपके सामने शो कर जाएगा, आपके आवेदन पत्र की प्रविष्टियां सफलतापूर्वक भर ली गई है और फोटो अपलोड करें। फिर हमसे होम पेज पर क्लिक करके हम यहाँ से ही बैक हो जाते हैं, ताकि हमारा जहां से हम स्टार्ट हुए तो वहीं पर आए। अब यहाँ पर आ गया आय जाति प्रमाणीकरण हेतु आवेदन पत्र भरें, प्रमाणीकरण करें। तो देखिए यहाँ पर हम आय प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि यहाँ से सीधा हमारा कहाँ पर जाता है। तो यहाँ पर हम आय प्रमाण पत्र की डिटेल डाल लेते हैं। तो आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या ऊपर डाल लेते हैं। उसके बाद आय प्रमाण पत्र क्रमांक नीचे रहेगा और ये सब डालने के बाद आपको जो कैप्चा दिया है उसे सबमिट करेंगे। जैसे आप इसे सबमिट करेंगे तो नीचे डिटेल आपकी जनरेट होगी कि आपने इस आवेदन का वेरिफिकेशन किया है। ये डिस्ट्रिक्ट से डाटा वेरीफाई होके आता है। जब आप नीचे आपको ये शो करेगा तो उसे आप भली भांति जांच कर लें कि वह डिटेल एक आध नंबर मिस होने के कारण किसी और की डिटेल तो खुल करके नहीं आ गई है। और अगर आपने उसे वेरीफाई कर लिया तो फिर समझ लीजिए आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म आपको दोबारा एंटर करना पड़ेगा। देखिए नीचे डिटेल आ चुकी है, हम यहाँ से वेरीफाई इनकम डिटेल्स पर क्लिक कर लेते हैं कि जो जानकारी हमारे सामने आई है वो बिल्कुल सही है। और उसके बाद जैसे हम वेरीफाई इनकम डिटेल पर क्लिक करेंगे तो ये अगर ओबीसी का होगा, माइनॉरिटी का, तो आपसे जाति के लिए नहीं मांगेगा, सीधा प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें। अगर किसी कैटेगरी का होगा तो आपसे जाति प्रमाण पत्र मांगेगा। तो ओबीसी में जाति प्रमाण पत्र डालने की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही उसका ऑप्शन हमारे सामने खुल करके आता है। तो यहाँ पर हम कस्टमर का आधार वेरीफाई कर लेते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन ऊपर दी है। वैसे तो ये ऑप्शन अब हट जाना चाहिए, क्योंकि जब हम डिजी लॉकर से सारी डिटेल वेरीफाई करके आ रहे हैं तो यहाँ फिर इसकी जरूरत ही नहीं है। वैसे हिसाब से तो ये हट जाना चाहिए, हो सकता है कि अगले साल ये रिमूव हो जाए। तो यहाँ पर हम कैप्चा कोड डाल करके वेरीफाई आधार डिटेल पर क्लिक कर देते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैच होने के बाद हमारा प्रमाणीकरण जो होता है वो सफल रहता है और फिर से ये होम पेज पर चला जाता है। होम पेज पर जाने के बाद वहां से एनपीसीआई का ऑप्शन रहता है, फिर उसके बाद ये वेरीफाई होकर क्लियर जांच हेतु आवेदन प्रिंट निकल जाता है। तो हम इसे थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं और यहाँ पर जो निर्देश दिया आप साफ साफ पढ़ सकते हैं। पहले ओटीपी, यहाँ पर हम ओटीपी से वेरीफाई करते थे, जब से डिजी लॉकर लगाया ना तो यहाँ से ओटीपी वेरीफाई होना बंद हो गया। तो डिजी लॉकर से जब हम वेरीफाई करते थे यहाँ से बंद हो गया, पहले यहाँ पर रहती तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। 3 सारे अटेम्प्ट मिलते थे और 3 में से 3 अगर खराब हो गए तो स्कॉलरशिप दोबारा से भरना पड़ता था। तो आधार वेरीफाई पर हमने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद
पेज रिलोड होगा और जब आपका प्रमाणीकरण सफल हो जाएगा तो आपके सामने नया अगला ऑप्शन खुल जाएगा। तो इस समय जो ऑप्शन खुल रहा है एनपीसीआई सत्यापन हेतु, जैसे ही ये मतलब ये एनपीसीआई सत्यापन कर रहा है बैंक खाते से आपका अकाउंट मतलब बैंक से आपका आधार मैप्ड है या नहीं, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एरर शो करेगा। लगभग सभी को ये एरर शो करता है। आप 3 4 5 बार प्रयास करें, यहाँ पर सफलतापूर्वक हो जाएगा। अगर आपको ये देखना नहीं आता है कि आपके आधार बैंक से मैप है या नहीं है, तो आप हमारी कोई भी स्कॉलरशिप की पिछली वीडियो जाकर के देख सकते हैं। हमने सभी में उसे लॉगिन करके बताया है कि वो उनका एनपीसीआई वेरीफाइड है या नहीं है। देख सकते हैं हमने वेरीफाइड यहाँ पर क्लिक कर दिया है। अगर एरर रहता है तो हम फिर से कोशिश करेंगे, फिर से एरर आता है तो हम फिर से कोशिश करेंगे, ऐसा हम 4 5 बार करेंगे और देख सकते हैं कि हमारा एनपीसीआई वेरीफाई हो चुका है। अब हम जांच हेतु आवेदन प्रिंट आसानी से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने बड़ी ही आसानी से कक्षा 11 का तो नहीं, कक्षा 12 का सीधा हमने भरा, क्योंकि 11 12 का सेम ही रहता है। 11वें में उन्होंने नहीं भरवाया तो 12वें में भरवाया। तो आप देख सकते हैं कि हमने सफलतापूर्वक फिल कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। तो तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।